हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे और यह अंतिम सेट प्रैक्टिस होगा यूटेरिया का। तो अगर आप लोग इसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज इस अंतिम सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाओं में मौजूद रहता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं यह सभी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह एल्युमिनियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम धातु में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज, तराजू इत्यादि का निर्माण में भी किया जाता है। और मैग्नीशियम धातु में एल्युमिनियम लगभग 95% रहता है और मैग्नीशियम मात्र 5%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो इसमें से बताना इसमें कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, साइनाइड, इनमें से सभी। तो इस जगह साइनाइड जो हो जाएगा ना, साइनाइड यह कार्बनिक यौगिक नहीं है, यह एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं। जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंध जैसे H2 हो गया, H2O यह सहसंयोजक बंध है। जबकि विद्युत संयोजी बंध में क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। NaCl विद्युत संयोजी बंध है। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर संचरित होती है या गमन करती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित यानी ट्रांसमिटेड नहीं होती है, ट्रांसमिटेड होती है, इसमें पूछ रहा है। तो क्या होगा? तो केवल ऊर्जा जो होती है ना वही संचारित होती है। द्रव्यमान, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों नहीं होती है, केवल ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में, यह तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है, कथन पर विचार करना है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसमें परमाणु संख्या समान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बाद बाकी ऑप्शन गलत दिया हुआ है कि गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह गलत है, यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि। तो अगर भारी पानी यानी D2O है तो भारी पानी में क्या होगा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, जिस कारण भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से क्या होती है। तो क्या हो जाएगा? मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यह जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह बढ़ते जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ भी बढ़ते जाती है, जिसके परमाणु का जो आकार होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में क्या होता है। तो दो समानों में ऑप्शन है अभिलंब रेखा विभाजित करती है, आपतित किरण विभाजित करती है, या परावर्तित किरण या अनुप्रस्थ। तो जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दो समान कोणों में अभिलंब के द्वारा विभाजित होता है, अभिलंब के द्वारा विभाजित होता है। अगला प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है। तो गोलाकार दर्पण की जो वक्र त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्या होती है? 2 गुनी होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित होता है। तो जो 1% जो होता है ना सभी हरे पौधे के द्वारा अवशोषित, वो है आपका सौर विकिरण। प्रकाश संश्लेषण के कुल सौर विकिरण का केवल 1% ही हरे पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस कथन को पहचानिए जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत आपको इसमें से चुनना है। ऑप्शन है कि सूक्ष्मजीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होते हैं, ये सही है। मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उनका पुनः उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है, यह आपका क्या है? उत्पादों के लिए गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में भी आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई का क्या नाम है।
तो उस इकाई का जो नाम है वह वोल्ट एम्पियर है। किसी अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा के प्रोसेसिंग के लिए किसका किसका श्रवण करता है? तो अग्नाशय जो है ना प्रोटीन और वसा के लिए, तो प्रोटीन के लिए यह ट्रिप्सिन का करता है और वसा के लिए लाइपेज का। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन का, वसा के लिए लाइपेज का करता है, क्योंकि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और अग्नाशय से क्रमतः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए ट्रिप्सिन और लाइपेज का श्रवण होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा और खमीर किसके द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है? तो हाइड्रा और खमीर में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है और यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन जिसको बडिंग कहते हैं, बडिंग, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है और अंकुर शब्द का अर्थ छोटा पौधा होता है। और मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। वैसे ही हाइड्रा और खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं, मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चालक के प्रतिरोध के संबंध में, तो चालक का जो प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यही आपका क्या है, गलत हुआ है, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चालक का जो प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और धातुओं का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है और अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका कथन गलत है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इनमें से सही दिया हुआ है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की जो रचना होती है ना वह चतुर्भुज की संरचना के आकार में होती है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और जो पचे हुए पदार्थ का जो अवशोषण होता है वह भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? असत्य इसमें से आपको बताना है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, एकदम सही है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी, यह भी एकदम सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अगला पॉइंट्स अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्मीरा जो था ना, अल्मीरा प्रथम गवर्नर था पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना और सालाभाई की संधि और हैदर अली की मृत्यु, यह सभी वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? श्वेत विद्रोह मुंगेर और इलाहाबाद के रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था और दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था। डुरंड रेखा किस वायसराय के संबंध में हुआ था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन और जो वर्तमान में जो यह डुरंड रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक के किया था, असबाब ए बगावत ए हिंद किया था, लेकिन इंडियन मुसलमान जो था ना, इंडियन मुसलमान यह नहीं किया था। इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया था, डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया था इंडियन मुसलमान। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन, तो बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा किया गया था। नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था यह था कि अकाल में भू राजस्व
भू राजस्व वसूली, अकाल में भू राजस्व वसूली सही है, और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध ये भी सही है, और जमींदारी प्रथा का विरोध, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था यह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था, और इसी के समय में या 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल आया था, उस समय भी क्या हो रहा था, भू राजस्व वसूली किया जा रहा था, इसी के कारण ये सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि देवराय द्वितीय को इनमें से कौन सा उपाधि प्राप्त था? देवराय द्वितीय को, तो देवराय द्वितीय विजयनगर का महानतम शासक था, उसकी प्रजा ने उसे इमाड़ी देवराय, गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी, और देवराय द्वितीय काल में ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक भी आया था, तो इसका जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए हुमायूं चौसा का जो युद्ध लड़ा था यह 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं ने अफगानियों को हरा दिया था। और कनौज और बिलग्राम का युद्ध 1540, तो देखिए ऑप्शन में यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे बाद में लड़ा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। अब देखिए वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच जो हुआ था ना यह 1854 में लागू हुआ था, 1854 में लागू हुआ वुड डिस्पैच। और एडम की रिपोर्ट जो हुआ था 1835 में, 1835। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1817 में, और हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुआ था ना, सॉरी कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था 1817 में, जबकि कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1857 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न है कि केसरी और मराठा पत्रिका क्रम से किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए तो केसरी जो मराठा था ना, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी था यह मराठी भाषा में लिखा गया था केसरी, जबकि मराठा था यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, मराठा भाषा में नहीं लिखा गया था, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जबकि केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डुप्ले। और यह 1742 ईस्वी में भारत में सभी फ्रांसीसी क्षेत्रीय संपत्तियों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये 1742 में गवर्नर जनरल बना था, 1742 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रांतीय स्तर पर, तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का जो प्रावधान किया गया था यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आदिवासी शब्द, तो आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था, ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? एहोल शिलालेख, तो एहोल शिलालेख से संबंधित शासक जो था वह पुलकेशिन द्वितीय था, और एहोल शिलालेख उसके द्वारा जारी किया गया था। और एहोल शिलालेख की जो रचना उसके दरबारी कवि रवि कृति ने की थी। और इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जब हर्षवर्धन को पराजित किया गया था उसी की चर्चा इस पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के करता है, स्त्रियों के करता है, जनजातियों के करता है, ठीक है, जबकि दलित का नहीं करता है, क्योंकि संविधान में दलित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है तो यह अधिकार स्वीकृत करता है, जबकि दलित का नहीं है इसमें चर्चा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो बात है ना, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में राजस्थान से शुरू हुआ था, जिसमें शासन प्रणाली की संरचना में क्या शामिल है? तो ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना या नहीं है। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, जिसको बलवंत राय मेहता ने
सिफारिश किया था। और ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय सुशासन की द्विस्तरीय संरचना, और तो बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि द्विस्तरीय अशोक मेहता के द्वारा दिया गया था 1977 में, और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था 1957 में। ठीक, ये को कोटि 2 से मिलान करना है, सही मिलान करना है। देखिए ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, यह अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता जो है ना, अनुच्छेद 44 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन जो है ना, अनुच्छेद 48 में, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथकीकरण यानी अलगाव है, अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है। यानी भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का उपबंध को शामिल किया गया है, तो यह किया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से आपका उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी प्रस्तावना का मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बहुत ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो उप सभापति थे यह जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों पर सुनवाई कर सकता है? तो यह कर सकता है ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, और यह साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समतुल्य होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है ना, यह संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यों के लिए राजभाषा का जो निर्धारण करता है वह संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। संबंधित राज्य का अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? अवसर की समानता, तो जो अवसर की जो समानता की गई है ना, यह मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त राशि कर ली जाती है यदि क्या होता है? तो जो उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तब, तो ये हो जाएगा उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तब उसको जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा? तो यह अनुच्छेद 326 में है, और यह कितना? तो 18 वर्ष की उम्र में होगा, और 18 वर्ष उम्र सीमा कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 में। पहले 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा से रहने नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? यानी भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वह 22% है। कितना? 22% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है, तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, यही प्रधानमंत्री हुआ था। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है। इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, कभी भी कहीं से भी खरीद सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका इसमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, परमाणु पनडुब्बी का, जिसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था INS अरिहंत, INS अरिहंत। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है और ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, यह राजगीर में स्थित है। राजगीर में स्थित अन्य जल कुंड भी है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है और सप्तधारा, यह सब आपका राजगीर में ही है। अगला प्रश्न है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी यह 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। हरित क्रांति का तो खाद्यान्नों की कीमत में उपयोग व अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वृद्धि हुई, यह सही है। भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा था, यह गलत हो जाएगा। और इसका अधिकांश भाग बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राप्त हुआ, तो ये सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। कि तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कितना प्रतिशत? तो यह 10% होता है। यह वैज्ञानिक लिंडमैन के द्वारा यह बात बताया गया, जिसमें कहा गया कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर में औसत 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको 10% का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम गंगा रखा गया है, इसका नाम गंगा रखा गया है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है, ठीक है। और गिर नस्ल की इस बछिया का नाम गंगा रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया, यानी IUPAC अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है ज्योति मरई मोहंती को, ज्योति मरई मोहंती। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 76वीं का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका जो हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी किस राज्य? तो ये जीता है कर्नाटक जीता है। और किसको हराकर? तो मेघालय की टीम को हराकर जीता है। और कर्नाटक राज्य की टीम ने यह खिताब 54 वर्ष के बाद जीता है, 54 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है कि देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है? तो यह हो जाएगा केरल जो उच्च न्यायालय है अपना जो निर्णय दिया है वह मलयालम भाषा में दिया है। और जबकि आपसे इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गुजरात जो उच्च न्यायालय है वह लाइव टेलीकास्ट करके बताया है अपना जो निर्णय हुआ है उसको। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जोशीमठ कहाँ है? तो जोशीमठ उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का आवंटन बजट जारी किया गया है? तो यह किया गया 70,000 करोड़ रुपया, जिसमें PM आवास योजना में 79,590 करोड़ रखा गया है, मनरेगा में 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत किया गया है, तो यह केरल राज्य के द्वारा किया गया है, केरल राज्य के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बना ली है, उसका नाम है एरावत। क्या है? एरावत है। और भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी एरावत ही हो गया है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। और परम सिद्धि और प्रत्यूष मिहिर ये सभी आपका क्या है? भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और एरावत सुपर कंप्यूटर को इसी वर्ष पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक में इंस्टॉल किया गया है। यह भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है, वह कौन व्यक्ति हैं? तो यह हो जाएगा मोंगी वेनेदी, लुई ब्रूस और ओलेक्सी एकिम्यूआ, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को मिला है। और किस लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स असल में नैनो पार्टिकल है जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आधार उनके गुणों को निर्धारित करता है, उसी के खोज के लिए मिला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष सम्मेलन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सोयूज, तो यह किया है रूस देश ने, रूस देश ने किया है सोयूज। और अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कर दिया है? तो यह गुजरात राज्य कर दिया है, गुजरात राज्य कर दिया है। और इस प्लांट को अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, 75,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ ऑप्शन है आपका त्योहार, एक तरफ राज्य। तो आदि परेकू उत्सव जो होता है ना, आदि परेकू उत्सव, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बितस्ता जो होता है यह जम्मू कश्मीर में, बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और राजा कृषि जो महोत्सव है यह आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, जबकि गज उत्सव जो होता है वह असम में मनाया जाता है। जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने करोड़ का आवंटन बजट जारी किया गया है? तो यह किया गया 70,000 करोड़ रुपया, जिसमें पीएम आवास योजना में 79,590 करोड़ रखा गया है, मनरेगा में 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो यह केरल राज्य के द्वारा किया गया है, केरल राज्य के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बना ली है, उसका नाम है एरावत। क्या है? एरावत है। और भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी एरावत ही हो गया है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। और परम सिद्धि और प्रत्यूष मिहिर ये सभी आपका क्या है? भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और एरावत सुपर कंप्यूटर को इसी वर्ष पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक में इंस्टॉल किया गया है। यह भारत का सबसे तेज और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है, वह कौन व्यक्ति हैं? तो यह हो जाएगा मोंगी वेनेदी, लुई ब्रूस और ओलेक्सी एकिम्यूआ, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को मिला है। और किस लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स असल में नैनो पार्टिकल है जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आधार उनके गुणों को निर्धारित करता है, उसी के खोज के लिए मिला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश पृथ्वी अंतरिक्ष सम्मेलन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सोयूज, तो यह किया है रूस देश ने, रूस देश ने किया है सोयूज। और अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कर दिया है? तो यह गुजरात राज्य कर दिया है, गुजरात राज्य कर दिया है। और इस प्लांट को अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, 75,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी है।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ ऑप्शन है आपका त्योहार, एक तरफ राज्य। तो आदि परेकू उत्सव जो होता है ना, आदि परेकू उत्सव यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बीतस्ता जो होता है यह जम्मू कश्मीर में, बीतस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और राजा कृषि जो महोत्सव है यह आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, जबकि गज उत्सव जो होता है वह असम में मनाया जाता है। कि भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है? टेली घनत्व सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तो यह बिहार में है। और भारत का कुल टेली घनत्व 84.8% है, जबकि बिहार में सबसे कम 55.4% है। और दिल्ली में सर्वाधिक 270% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया? तो यह किया गया है PSLV C-57 के द्वारा, PSLV C-57 के द्वारा। और आदित्य L1 से 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2023 में यह 42वें स्थान पर चला गया, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 3682। और विश्व का 75% बाघ तो केवल भारत में ही पाया जाता है। और अभी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बाघों की कुल संख्या 3925 हो गया है, 3925 हो गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है कि अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया था किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। विजेता इसका टीम भारत रहा था। इसमें कुल पदक 9, 7 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य। और अमन सहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा रूपा पाई। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो यह किया गया 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान यानी मिशन किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मणिपुर में बनाया जाता है। और यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 मार्च 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। 2018 में इसका शिलान्यास कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कोरल सागर, तो कोरल सागर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में कोरल सागर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूरब की ओर है? पश्चिम से पूरब की ओर इसमें कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा अन्नपूर्णा हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, मकालू हो जाएगा, तब कंचनजंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिकतम जो है ना, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, यह भूमध्य रेखा के अक्षांशों के औसत तापक्रम कम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी जलवायु का। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोगोनिक रेखा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है, सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, यह भी सही है। कांडला जो गुजरात में एक ज्वारीय पतन है, सही है। तो इससे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया में
तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपका हो जाएगा लाओस जो है ना, जो अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो जनजातीय समुदाय की पहचान किसमें नहीं किया गया है, तो इसमें हो जाएगा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से सभी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कोई भी एसटी नहीं रहता है, जबकि सर्वाधिक एसटी जो रहता है ना, एसटी वह मध्य प्रदेश में रहता है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसी कारण आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। और भारत में हीरा का सर्वाधिक जो उत्पादक होता है ना, वह मध्य प्रदेश राज्य करता है। और अगला प्रश्न है, एक तरफ घाटी है एक तरफ राज्य है, आपको मिलान करना है। तो जो उथांग घाटी है ना, उथांग घाटी या सिक्किम राज्य में उथांग, और जुकू घाटी जो है ना, यह नागालैंड में पाया जाता है, नागालैंड में है, और कुल्लू घाटी यह हिमाचल प्रदेश में है, और मरखा घाटी है यह जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक बाय बाय।